ये स्टोरी है ब्राजील के सबसे बड़े स्कैमर की। उस स्कैमर की जिसने एक पूरा एयरपोर्ट ही बेच डाला था। वो एयरपोर्ट जो इस दुनिया में कभी था ही नहीं। जिस तरीके से इस केस में स्कैमर ने बेवकूफ बनाकर पैसे ठगे थे वो वाकई में काफी शॉकिंग था। और शायद कभी नाइजीरिया में ऐसा केस हुआ हो कि किसी स्कैमर ने एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन के लिए पूरे 242 मिलियन डॉलर की ठगी की हो। तो आखिर क्या थी इस केस की पूरी कहानी? लेट्स स्टार्ट दिस केस। ईयर था 1995। ब्राजील के एक फेमस बैंक नोरेस्टे, जिस बैंक के डायरेक्टर नेल्सन सागागुची थे, को लगभग सुबह नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक से फोन कॉल आता है। नेल्सन जब फोन उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह फोन कॉल नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर की तरफ से किया गया था। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का एक बहुत ही बड़ा सरकारी बैंक होता है जो कई सारे बैंक को लोन देता है, और उस कंट्री में जितने भी बैंक होते हैं उन सभी बैंक को कंट्रोल करने का काम उसी सेंट्रल बैंक का होता है। तो उस बैंक के डायरेक्टर को जब ये बात पता चली कि ये कॉल नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने किया है तो शुरुआत में उसको काफी हैरानी हुई। कुछ देर फोन पर बातचीत करने के बाद उस सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने नेल्सन को बताया कि नाइजीरिया गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लिए कैपिटल अबुजा में एक काफी लग्जरी एयरपोर्ट बनाना चाहती है और इस एयरपोर्ट बनाने का काम जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए सेंट्रल बैंक इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 250 मिलियन डॉलर की रकम को प्रोसेस करना चाहता था, और जिसके लिए कई इंटरनेशनल बैंक से बातचीत की जा रही है। वो ब्राजील बैंक का डायरेक्टर नेल्सन इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अबुजा सिटी को 4 साल पहले ही नाइजीरिया की कैपिटल बनाया गया था, और वो सिटी नाइजीरिया की सबसे फेमस सिटी में से एक थी। और कुछ ही टाइम के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो अगर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए तो हो सकता है कि 3 साल बाद उसके एक्सचेंज में काफी प्रॉफिट होगा, और यहाँ तक कि उसे एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। वो नाइजीरिया का गवर्नर बातचीत के दौरान ये भी बताता है कि अगर वो डायरेक्टर इस मेगा प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए तो उसे नाइजीरिया गवर्नमेंट की तरफ से 10 मिलियन डॉलर की कमीशन भी दिया जाएगा। अब उसकी ये बातें सुनकर वो डायरेक्टर लालच में आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 10 मिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम थी, और इतने ज्यादा पैसे थे कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी इस प्रोजेक्ट से। इस प्रोजेक्ट से ना सिर्फ उस बैंक को फायदा होने वाला था बल्कि उसकी लाइफ भी पूरी तरह इकोनॉमिकल सेटल थी। उसको लगा कि ये उसकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कि लाइफ में आगे इतने बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लगाने का मौका मिले या ना मिले। तो ब्राजील का वो बैंक का डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसने उस गवर्नर से ये कहा कि इस प्रोजेक्ट से पहले नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक और ब्राजील के बीच एक फेस टू फेस मीटिंग होनी चाहिए। जिस पर वो ब्राजील बैंक का गवर्नर ये कहता है कि ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा बड़ा है और इसे स्टार्ट होने में लगभग 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। और उस गवर्नर ने ये कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा यही रहेगा कि ये जो मीटिंग है ये किसी और कंट्री में की जाए। और फिर कुछ ही टाइम के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट की मीटिंग अगले ही हफ्ते लंदन में की जाएगी। उस बैंक का डायरेक्टर नेल्सन इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए बहुत ही बड़ी थी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कुछ ही देर पहले नाइजीरिया से जो कॉल आया था वो किसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने नहीं बल्कि नाइजीरिया के उस टाइम के सबसे बड़े स्कैमर ने किया था, जिसका नाम था इमैनुअल। वो स्कैमर जो नाइजीरिया के प्राइवेट बैंक का डायरेक्टर था और बिजनेसमैन था, वो ऑलरेडी नाइजीरिया में पॉपुलर था, और इसकी जान पहचान नाइजीरिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और भी कई फेमस लोगों से थी। और कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि उसकी दोस्ती नाइजीरिया के वाइस प्रेसिडेंट से भी रह चुकी थी, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी इसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ था। पैसे तो उसके पास ऑलरेडी थे, लेकिन उसे रातों रात ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने थे, और जाहिर सी बात है कि इलीगल तरीके से वो ऐसा करने वाला था, जिससे कुछ ही टाइम में वो कई मिलियन डॉलर का मालिक होने वाला था। उसने अपनी प्लान के बारे में अपने 4 साथियों को बताया, और उसके प्लान के अकॉर्डिंग वो दुनिया के जितने भी सेंट्रल पॉपुलर बैंक थे उनको नाइजीरिया के कैपिटल सिटी में एयरपोर्ट बनवाने के नाम पर बिग प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और उनको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा। उस एयरपोर्ट का काम जो नाइजीरिया में कभी स्टार्ट ही नहीं होने वाला था। उस स्कैमर की पोजीशन नाइजीरिया में काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से उसकी पहुंच कई सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट तक थी, और वो ऑलरेडी कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन को जानता था, जिसकी वजह से उसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फैक्स मशीन का इस्तेमाल करके दुनिया के कई पॉपुलर बैंक को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजे थे, जिसमें विदेशी बैंकों को ये यकीन हो जाए कि वाकई में ये नाइजीरिया के सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक की तरफ से ही इन डॉक्यूमेंट को भेजा गया है। और सबसे पहले इन्हीं लेटर का जवाब ब्राजील के न्यूरो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर नेल्सन ने दिया था, और वो इस मेगा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए थे। इमैनुअल और उसकी टीम ने ब्राजील के बैंक से बात करने के लिए कई सरकारी नंबर से कॉल किया था, जिस वजह से भी उन्होंने बिना सोचे समझे इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए वो तैयार हो गए। अब इमैनुअल और उसके साथी कुछ ही दिनों के बाद होने वाली मीटिंग के लिए तैयारी करने लगते हैं। उनको पता था कि मीटिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने कई फेक डॉक्यूमेंट्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट, मैप, एयरपोर्ट और कंस्ट्रक्शन प्लान को तैयार किया,
और इमैनुअल इस मीटिंग के लिए लंदन के सबसे एक्सपेंसिव 5 स्टार होटल को चुना था और वो इंतजार करने लगा नेल्सन का एयरपोर्ट आने का। और जब नेल्सन लंदन के एयरपोर्ट आता है तो उसको 5 स्टार होटल तक ले जाने के लिए इमैनुअल ने लग्जरी कार भेजी थी। और जब नेल्सन उस 5 स्टार होटल में मीटिंग के लिए पहुंचा तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले उसे कई एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए गए थे जो काफी अच्छी तरह से उसका वेलकम किया गया था। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद इमैनुअल ने खुद को नाइजीरिया के स्टेट बैंक का गवर्नर बताया और उसने बाकी साथियों को भी इस तरह से इंट्रोड्यूस किया कि वो भी नाइजीरिया कंट्री के एक बहुत बड़े पोजीशन पर थे। उसके बाद इमैनुअल ने नेल्सन को नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के साथ अपनी और अपनी टीम की कई फोटोज दिखाई और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो ऑलरेडी वो दिखा चुका था। उस वक्त दुनिया में इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं था और उस टाइम लोगों को इंटरनेट स्कैम के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था जितना आज के टाइम लोगों को पता है। अब जैसे ही इमैनुअल नेल्सन को बातें बताता जा रहा था, नेल्सन उसकी बात का यकीन करता जा रहा था और उसके बाद इमैनुअल ने अपना नेक्स्ट प्लान स्टार्ट किया। उसने मीटिंग खत्म होने से कुछ ही टाइम पहले नेल्सन को यह बताया कि उसको अगर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे लगभग 3 सालों के अंदर $242 मिलियन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने होंगे। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि मीटिंग खत्म होने से पहले उसे लगभग $35,000 नाइजीरिया सेंट्रल बैंक को ट्रांसफर करने पड़ेंगे और लंदन से निकलने से पहले उसको $3 मिलियन भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जिससे नेल्सन को थोड़ा अजीब लगा। आगे इमैनुअल ने कहा कि उसकी ऑलरेडी कई इंटरनेशनल बैंक से मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वो ब्राजील बैंक का डायरेक्टर सबसे पहले नाइजीरिया के एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुआ था। इसी वजह से उसको प्रोजेक्ट फिनिश होने के बाद $10 मिलियन का कमीशन दिया जाएगा। उसके बाद इमैनुअल ने कहा कि अगर फिर भी आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम किसी और इंटरनेशनल बैंक से डील कर लेंगे। और ये कहकर इमैनुअल और उसकी टीम वहां से उठकर चलने लगते हैं, लेकिन नेल्सन उनको रोक लेता है और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए वो तैयार हो जाता है और उसने मीटिंग खत्म करने से पहले ही $35,000 बैंक में ट्रांसफर कर दिए, बल्कि लंदन छोड़ने से पहले उसने लगभग $3 मिलियन बैंक में ट्रांसफर कर दिए थे। उसके बाद जब नेल्सन ब्राजील चला गया था तो उसने साल 1995 से लेकर साल 1998 तक लगभग इमैनुअल को $242 मिलियन ट्रांसफर किए थे, जो कि उस टाइम एक बहुत बड़ी बात थी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। और वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोगों को तब ये बात पता ही नहीं चली कि कितना बड़ा स्कैम हो चुका है। इमैनुअल ने यह साबित करने के लिए कि यह सारा का सारा पैसा लीगल है, इसने इन सभी पैसों को दूसरी कंट्रीज के जरिए नाइजीरिया के बैंक में ट्रांसफर करवा दिया और उसके बाद इमैनुअल और उसके साथी ने इन सभी पैसों से खूब ऐश की, कई लग्जरी गाड़ी खरीदी। ना सिर्फ नाइजीरिया के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टीज को खरीदा बल्कि विदेशों में भी उन्होंने कई प्रॉपर्टीज को खरीद लिया था और उन्होंने अपने बिजनेस में करोड़ों रुपए लगा दिए। और टाइम टाइम पर वो नेल्सन को उस एयरपोर्ट डेवलपमेंट की फेक तस्वीरें और डॉक्यूमेंट भी भेजते रहे ताकि उसे लगता रहे कि एयरपोर्ट का काम चल रहा है। अब काफी वक्त तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन साल 1997 का वो साल जब सभी को इस फ्रॉड के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि स्पेन के एक सेंट्रल बैंक ने डिसीजन लिया था कि वो ब्राजील के उस बैंक को खरीदना चाहते हैं जिसके लिए उन दोनों बैंक्स के डायरेक्टर की मीटिंग होती रहती थी, जिसमें सभी डेवलपमेंट की और आने वाले फ्यूचर प्लान बिजनेस की मीटिंग होती थी। और इसी दौरान जब ब्राजील के एक और पॉपुलर बैंक ने एक मीटिंग के दौरान जब इस सेंट्रल बैंक का अकाउंट चेक किया जिसका डायरेक्टर नेल्सन था, तो वो बैंक का रिकॉर्ड चेक करते हुए काफी हैरान रह गया, क्योंकि इस बैंक के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से लगभग 50% से ज्यादा पेमेंट का कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। तो उस बैंक के जितने भी सीनियर बोर्ड थे उन्होंने नेल्सन को पूछताछ के लिए बुलाया और यही बात पूछी कि पैसों का रिकॉर्ड कहाँ है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी होती थी वो सारी नेल्सन की ही होती थी। और जब उससे पूछा गया तो उसने इस बात को माना कि उसने लगभग $242 मिलियन नाइजीरिया के एक एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए हैं। और उसने ये भी बताया कि आने वाले सालों में उन्हें इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। टेस्ट कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट भी उस बैंक के बोर्ड ऑफ मेंबर्स को दिखाए जो कि इमैनुअल ने उसे भेजे थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सारे डॉक्यूमेंट फेक थे। इसलिए बोर्ड ऑफ मेंबर ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और उन सारे डॉक्यूमेंट को दोबारा चेक करने के लिए कहा। और कुछ ही टाइम के बाद ये पता चल गया कि वो सारे कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट फेक थे और जिस अहुजा एयरपोर्ट के नाम पर उससे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया था, ऐसा तो कोई एयरपोर्ट उस शहर में था ही नहीं। उसके बाद ये मामला जब कोर्ट में गया तो नेल्सन को उस बैंक के फ्रॉड में के कई मामले दर्ज किए गए और इस केस में उसको 2 साल की सजा हुई। और उसके कुछ ही टाइम के बाद साल 2003 में नाइजीरिया के एक शहर में ही एक बिल्डिंग से इमैनुअल को अरेस्ट कर लिया गया। और उस टाइम जब उसको अरेस्ट किया गया था तो उस बिल्डिंग के बाहर लगभग उसकी 7 लग्जरी कार थी और इन सभी कार को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद इमैनुअल ने जो उन पैसों से सारी प्रॉपर्टीज खरीदी थी उन सभी प्रॉपर्टीज को भी जब्त कर लिया गया था और इमैनुअल को उस केस में लगभग 25 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन सजा होने के बाद भी इमैनुअल ज्यादा टाइम तक जेल में नहीं रहने वाला था।
ईयर 2006 में उसकी नाइजीरिया में पोजीशन, उसके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या फिर नाइजीरिया सिस्टम का जो कमज़ोर सिस्टम था उसकी वजह से उसे सभी फ्रॉड के मामलों से बरी कर दिया गया, जो कि वाकई में लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। और उसके बाद यहाँ तक कि कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो फ्रॉड करके उसने खरीदी थी, कई प्रॉपर्टीज़ को उसने सरकार से वापस भी ले लिया और फिर वो दोबारा वही लग्जरी लाइफ जीने लगा। और उसके कई सालों बाद 2016 में जब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, जिसमें 4 पुलिस वालों की मौत हो गई थी और इन सभी पुलिस वालों को इमैनुअल लीड कर रहा था। उस टाइम की इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस में इमैनुअल को दोषी ठहराया गया और दोबारा से उसे अरेस्ट कर लिया गया था और उस पर लगभग 27 मामले दर्ज किए गए। और आज के टाइम नाइजीरिया का वो सबसे बड़ा स्कैमर जेल में अपने गुनाहों की सज़ा काट रहा है। तो ये थी नाइजीरिया के सबसे बड़े स्कैमर इमैनुअल की स्टोरी। आप लोगों का क्या मानना है कि इस केस में इमैनुअल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी? कमेंट में बताना। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।